हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ओम्स लॉ और ओम्स लॉ का लिमिटेशंस, इन टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक का नाम लिख लेते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। अब ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है ये सब समझने से पहले ओम्स लॉ को ज़रा समझ लेते हैं और फिर हम स्टेटमेंट देके आपको समझाएंगे। देखो, हमने क्या किया था कि हमने एक कंडक्टर लिए थे, यानी कि वायर लिए थे जिसमें से करंट फ्लो होने वाला है। तो ये रहा वो कंडक्टर। अब कंडक्टर के अंदर क्या थे, बहुत सारे एटम्स थे। तो ये रहा बहुत सारे जो एटम्स है, वो एटम्स को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इस तरह का एटम्स थे। अब हमने इससे पहले के लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 में हमने देखा था एक सोडियम मेटल वायर हमने लिया था। क्योंकि सोडियम एटम इसलिए लिया था, उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन था। एक फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखाना आसान था, इसलिए मैंने वो लिया था। तो अभी यूँ समझो कि ये सोडियम मेटल वायर है और हमने देखा था कि जो सोडियम मेटल वायर है, तो यानी कि सोडियम एटम है। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 था। इसका इलेक्ट्रॉन फिल करने का 281, यानी कि इसके लास्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये सोडियम एटम से बना हुआ वायर है, यानी कि सोडियम मेटल वायर है। तो इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे होंगे। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, यानी कि न्यूक्लियस के कब्जे में नहीं है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, सब जगह घूम रहे थे। तो उसका हम यहाँ पर डायग्राम दिखा देते। देखो, इस तरह निकाल लेते। ये जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। तो यानी कि रैंडम मोशन कर रहे थे सारे इलेक्ट्रॉन, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ से बैटरी का कनेक्शन कर देंगे। तो बैटरी कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, देखिए। अब मैं वही मेटल वायर ले रहा हूँ जो पहले दिखाया है, मैं सिर्फ आपको अलग अलग डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ताकि समझाने में ईजी हो जाए। अब अगर हम यहाँ से बैटरी का कनेक्शन कर देंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर इस तरह मैंने कनेक्शन कर दिया, ठीक है। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर कहीं स्विच लगा दिया, ये है स्विच, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। अब मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आप अच्छी तरह जानते हो नेगेटिव पोटेंशियल और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल इन सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि धक्का मारेगा। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर धक्का मारेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में सीधा इस तरफ आएंगे। अब आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्ट होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, फिर बाद में यहाँ जाएंगे और फिर से फ्लो हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, लेकिन बैटरी का कनेक्शन करने के बाद अब वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो के जाएंगे उतना चार्ज होगा, राइट। तो चार्ज अपॉन टाइम इज द इलेक्ट्रिक करंट, ये हमने पढ़े थे। अब ये जो मैंने बैटरी यहाँ पर कनेक्शन करके रखा है, इस बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज वोल्टेज कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, राइट। अब जरा सोचो, ये जो बैटरी है, ये बैटरी का वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो ये यहाँ से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेगा। मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ से एकदम स्पीड से जाएंगे। अब जो सोचो, ये बैटरी का पोटेंशियल हमने मैक्सिमम कर दिया, यानी कि बड़ी बैटरी लगा दी है, तो यहाँ से जो फोर्स आएगा वो भी बड़ा होगा, ज़्यादा फोर्स आएगा। ज़्यादा फोर्स आएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से जाएंगे। ज़्यादा स्पीड से जाएंगे मतलब एक सेकेंड में यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में निकलते यहाँ पर, उतना ज़्यादा करंट बनेगा। क्लियर है। तो अब अगर यहाँ से एक्स्ट्रा फोर्स ज़्यादा आया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एक सेकेंड में, तो उतना ज़्यादा करंट बनेगा। इससे एक बात समझ में आ रहा है, ज़्यादा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट।
अगर ये बैटरी का पोटेंशियल कम होता, यानी कि वोल्टेज कम होता, यानी कि छोटी बैटरी लगा दिए होते, तो छोटा फोर्स आएगा, कम फोर्स आएगा। कम फोर्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से जाएंगे, कम स्पीड से जाएंगे तो कम इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे 1 सेकेंड में। अगर 1 सेकेंड में कम इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। तो इससे एक बात समझ रहे हम कि यहाँ होने वाला क्या है, जितनी बड़ी बैटरी लगा देंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। बराबर कि नहीं? देखो बैटरी कनेक्शन करने के बाद आपको मोमेंट कैसे दिखेगा, ये बैटरी लगा लिया, यहाँ पर हमने की लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर की को आप पॉजिटिव की तरफ दिखाते हो, पर अभी मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये की है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे चलेंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे इस तरफ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जा रहा है, इस तरह इलेक्ट्रॉन सब के सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट, इस तरफ, और ऐसे होगा। अब देखो आपने बैटरी कनेक्शन कर दिया, मतलब क्या, वोल्टेज आ रहा है, सब पावर सप्लाई आ रहा है, और पावर सप्लाई की वजह से वो एक यूनि डायरेक्शन में फ्लो के जाते हैं। तो जितना ज़्यादा चार्जेस फ्लो होंगे 1 सेकेंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या समझे, हम ये समझ गए कि जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होनी चाहिए। तो कहना ऐसे, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, होना चाहिए ना ऐसा। अभी देखो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकाल कर एक कांस्टेंट पुट करते, तो मैंने यहाँ कांस्टेंट पुट कर दिया R और बाजू में यहाँ पर लिख दिया I। अब ये जो R है, ये R क्या है, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, विच इज कॉल्ड, इसे कहते हैं विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। जो भी कंडक्टर लिया गया है, कंडक्टर का मतलब क्या, वो वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रही है ना, तो ये रेजिस्टेंस हो गया उसका, समझा। तो अभी देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया, V इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, RI दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो अगर R का फॉर्मूला निकालना है तो इसको नीचे भेजोगे, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन I। अब R क्या है, रेजिस्टेंस। अभी जो रेजिस्टेंस है ना, इसका यूनिट निकालते हैं। देखो पहले यहाँ दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूनिट होता है वोल्ट, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसका यूनिट हो जाएगा ओम, ठीक है। अब इसको सिंबल से दिखाते V से, और इसको A सिंबल से दिखाते हैं, और इसको ऐसे इस सिंबल से दिखाते हैं, यह है ओम का सिंबल। यानी कि अब याद रखना कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ओम है। सो आई कैन से दैट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, या फिर इसको हम ऐसे सिंबल से दिखाएंगे। क्लियर हो गई, रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब देखो रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली क्या, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि यह है ऑपोजिशन, क्या है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, कंडक्टर या फिर मटेरियल बोल सकता हूँ, कोई भी मटेरियल जो लिया गया है। ऑपोजिशन क्या हो रहा है, देखो अब जरा देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करके सब एक तरफ भाग रहे थे, यानी कि एक तरफ मूवमेंट कर रहे थे, तो जब यहाँ से इस तरफ जाते रहेंगे तो देखो बीच में ये एटम्स है, तो एटम से क्या करेंगे, टकराएंगे। अब स्पीड से जा रहे, बीच में एक ऑब्स्टैकल आ गया, उससे टकराएंगे, टकराने से क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है, यानी कि अपोज किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे सारे एटम जो बीच में रहते हैं उन सबको टकराते टकराते स्पीड से जाते हैं, कुछ स्पीड से वो टकराते हुए जाते हैं, ये हो गया। और अभी कितनी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ेगी वो भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर वायर बड़ी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेके इतना दूर चल के जाना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ से बाहर आएंगे तभी तो करंट होगा। तो इतना दूर चलनी पड़ेगी और बीच में इतने सारे एटम से वो टकराएंगे। उसके बाद अगर ये एरिया का जो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अगर बहुत छोटा रहेगा तो वहां से 1 सेकेंड में कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अभी आप करंट का मतलब समझ लो, 1 सेकेंड में कितने चार्जेस पास होते हैं, वही करंट। तो सोचो अगर ये कंडक्टर एकदम इतना छोटा सा होता, ऐसा होता, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एकदम छोटा होता, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते उस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम होते। 1 सेकेंड में जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेंगे उनके नंबर्स कम होते, यानी कि कम करंट होता। तो ऑपोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऑपोजिशन किसकी वजह से हो सकता है? एक तो ये एटम्स की वजह से, लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, उसके वजह से वो टकराते टकराते जाएंगे तो ऑपोजिशन होगा, यानी कि रुकावट आएंगी। यहां से बाहर निकलने के लिए अगर एरिया एकदम पतला सा है तो भी रुकावटें आएंगी। तो इन सब के वजह से इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां तक जाते वक्त जो रुकावटें आती हैं, जो ऑपोजिशन आता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अभी इतना समझ लो कि जो रुकावटें आ रही है वो रेजिस्टेंस है, बस इतना समझ लीजिए। आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई, राइट? अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो मैं रेजिस्टेंस लिया है इसका रेसिप्रोकल करूंगा 1/r। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस, इसे कहते हैं कंडक्टेंस। दिस इज अ कंडक्टेंस, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या आ रहा है? 1/, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या पढ़े थे हमने? ओम पढ़े थे, मतलब ये होगा 1/ओम। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि ओम पर, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ओम, ठीक है। और इसका दूसरा यूनिट होता है सीमेन, सीमेंस, ये है दूसरा यूनिट, ठीक है। तो ये यूनिट है कंडक्टेंस का। अगर आप रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करोगे, 1/r करोगे, तो जो आएगा उसे कहते हैं कंडक्टेंस। तो ये कंडक्टेंस रेजिस्टेंस समझ में आ गया। हमने एक बात यहां पर नोटिस की, यहां पर क्या हो रहा था कि जितना ज्यादा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होती है, यानी कि पावर जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब देखो इस वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसे रहना चाहिए। वोल्टेज और करंट जो है उसका ग्राफ कैसे रहना चाहिए वो बताता हूं। 1 मिनट, इसको निकाल लेते हैं, यहां पर निकाल लेते हैं। हमने फाइनली फॉर्मूला क्या देखे? फॉर्मूला ये देखे कि V = IR होना चाहिए, है ना। अगर हमें करंट चाहिए तो करंट = क्या होगा? V/R, राइट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, यानी कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर दिखा दे रहे, यहाँ दिखा देते, देखो ये है y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये है x एक्सिस, ठीक है। इधर हम दिखा देते, लेट से करंट दिखा दिया, इलेक्ट्रिक करंट है, और यहाँ पर हम बता रहे हैं वोल्टेज, यानी कि बैटरी का पावर सप्लाई, जो वोल्टेज आ रहा था वो वाला है। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए कि अगर ओम्स लॉ को ओबे करता है तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि यहाँ जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता रहना चाहिए, यानी कि जो ग्राफ है लीनियर ग्राफ होना चाहिए, ये लीनियर कर्व दिखना चाहिए, राइट। मतलब क्या हो रहा है, देखो अब ये 0 है, यहाँ पर मान के चलो कि 1 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पर देखो वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट हो गया। जैसे यहाँ पर करंट बढ़ रहा है वैसे यहाँ पर देखो वोल्टेज भी बढ़ रहा है। फिर यहाँ करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ गया। थोड़ा आगे जाओ, यहाँ देखो इधर तक आया, ये अभी करंट इतना बढ़ गया तो वोल्टेज देखो इतनी बढ़नी चाहिए। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ना चाहिए? वोल्टेज बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे कहते हैं आइडियल ओम्स को फॉलो कर रहा है, ये आइडियल ओम्स लॉ कहते हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट देखा उससे ये समझ में आ रहा है कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत अच्छा कंडक्टर भी, गुड कंडक्टर भी है, थोड़ा सा वेरिएशन दिखा देता है। और उसका ग्राफ कैसे आता है, देखिए ऐसा स्ट्रेट नहीं आता है, वो ऐसा आता है कि यहाँ से ऐसा जाता है और थोड़ा सा ऐसा चेंज हो जाता है। मतलब बाद में देखो, अभी यहाँ तक करंट बढ़ रहा है, वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है।
एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसा आता है कि करंट थोड़ा सा बढ़ता है पर वोल्टेज ज्यादा रहता है। तो यहां जो ये ग्राफ बता रहा है ये है गुड कंडक्टर का बता रहा है, मतलब जो अच्छा कंडक्टर है जिसमें अच्छा करंट फ्लो होता है उसका ग्राफ ये बता रहा है। आइडियली मतलब जिस तरह स्टेटमेंट हम पढ़ रहे, जिस तरह टॉपिक हम समझ रहे, इससे क्या होना चाहिए कि जैसे करंट बढ़े वैसे वोल्टेज बढ़े, मतलब एकदम लीनियर होना चाहिए। समझा क्या? मतलब परफेक्ट होना चाहिए। बट आपको पता है 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो अलग रहेगा, मतलब 98-99% थोड़ा अलग, थोड़ा सेम रहेगा। यानी कि गुड कंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ बनेगा और ये ओम्स लॉ के लिए ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जो ओम्स लॉ समझे इससे हम क्या बता सकते हैं, स्टेटमेंट देंगे। इट स्टेट्स दैट करंट I through conductor is directly proportional to the potential difference जिसे हम बताते हैं V, पोटेंशियल difference V applied across to its end, समझा क्या? अप्लाइड अक्रॉस टू इट्स टू एंड्स, दो एंड से जो यहां पर एक किया है टू एंड, प्रोवाइडेड the physical state of the conductor remains constant या फिर unchanged। मतलब क्या बता रहा है कि ये जो लॉ ये बताता है कि जो करंट है जो कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस को। तो हमने यहां पर देखा था, मैंने रेफ कर दिया, करंट किसको प्रोपोर्शनल में था? पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कंडीशन है कि देखो अप्लाइड अक्रॉस टू इट्स, मतलब यहां पर अप्लाइड किया गया, ऐसे हमने क्या किया था, अप्लाई कर दिए थे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हमने अप्लाई किए थे। और मेन ये बता रहा है कि फिजिकल स्टेट जो होता है उसका कांस्टेंट रहना चाहिए। अब जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताया इसमें आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है तो इनमें जो ग्राफ बनेगा एकदम लीनियर बनना चाहिए। तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब गुड कंडक्टर है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, जिसमें अच्छा खासा करंट फ्लो हो रहा है उसका ग्राफ इस तरह बनना चाहिए, राइट। पर ये कब पॉसिबल होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो कंडक्टर हमने लिया है, यानी कि जो मटेरियल हमने लिया है, इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि पहला पॉइंट ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना जरूरी है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि मटेरियल मस्ट बी ओमिक, मटेरियल मस्ट बी ओमिक, मतलब क्या कि ऐसा मटेरियल लो जो ओम्स लॉ को फॉलो कर सके। अब कुछ मटेरियल जो फॉलो नहीं करते, अब जैसे हम एग्जांपल लेंगे कि जो यहाँ पर होता है कि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो फॉलो नहीं करते, जैसे डायोड होते, जंक्शन डायोड, तो जीनर डायोड, ये सब फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को। कुछ मटेरियल जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसमें बराबर होता है। तो मटेरियल भी वैसे लो जिसमें अच्छा करंट फ्लो हो सके, तभी ओम्स लॉ अप्लाई होगा। ऐसा कोई भी मटेरियल ले लोगे तो वहां पर जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं हो पाएगा, राइट। और जो तीसरा पॉइंट ये है कि नो फेज इन चेंज, मतलब नो चेंज इन फेज, नो चेंज इन फेज मतलब क्या, ऐसा कोई मटेरियल मत लो जिसमें आप करंट फ्लो करा रहे हो और तभी उसका स्टेट चेंज हो रहा है। अब जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पर किसी मटेरियल के थ्रू करंट को फ्लो करा रहा हूँ, अब ये मटेरियल है, इसके थ्रू क्या करने वाला हूँ, बैटरी से कनेक्शन कर दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सब जा रहे हैं, है ना, ऐसे, और यहाँ इस तरह करंट फ्लो होने वाला है। अब ये मटेरियल अगर पहले सॉलिड में और जब करंट फ्लो रहा है तब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, या फिर करंट फ्लो होते समय उसका शेप चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है।
ऐसे मटेरियल को नहीं लेना है। कोई ऐसे मटेरियल लो जो फिक्स रहे, अपना स्टेट वैसा का वैसा ही रहे, करंट फ्लो होने से पहले, करंट फ्लो होते वक्त, करंट फ्लो होने के बाद भी वैसा ही रहे, तब आप ओम्स लॉ का ये ग्राफ देख पाओगे, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए देख सकते हो। ठीक है, तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। एंड फोर्थ वाला कंडीशन है कि यहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आर नेग्लिजिबल, ठीक है। तो यहां जो होगा ना, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मतलब क्या, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट करते वक्त इधर अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो एकदम स्ट्रांग ले लिया, अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लोगे तो क्या होगा, इसके फ्लो पे असर पड़ेगा। या अगर मान लो यहाँ पर रेडिएशन ज्यादा हो रही है, या फिर ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो जिसपे करंट पे असर पड़ने वाला है, तो ऐसा कोई एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जहां पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, यानी कि ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा चाहिए, तो उसके लिए ये कंडीशन रहना जरूरी है। ये सारे कंडीशन फिक्स रहना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए, तो ओम्स लॉ को ओबे करेगा, जिसमें आप करंट को फ्लो कर रहे हो वो देख सकते हो। क्लियर हो गई मेरी बात? यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। समझो कि अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करें, कुछ डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते और कुछ डिवाइसेस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं लीनियर डिवाइसेस, ठीक है। या जिस मटेरियल में करंट फ्लो करा रहे हो, और जो अभी हमने बताया आपको ओम्स लॉ क्या बताया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रहना चाहिए, और फॉर्मूला क्या बन रहा था, V = IR बन रहा था। तो मतलब ऐसे ग्राफ बनना चाहिए। तो जिस मटेरियल में करंट फ्लो हो रहा है और इस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उन मटेरियल में जो ग्राफ बनेगा उसे कहते हैं यहां पर लीनियर मटेरियल कहोगे या फिर लीनियर डिवाइसेस कहोगे। तो लीनियर डिवाइसेस या लीनियर मटेरियल कहलाता है। समझा क्या? अब सोचो कि किसी मटेरियल में करंट को फ्लो करा रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे करंट फ्लो रहा है वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा। ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा करंट, कम वोल्टेज मतलब कम करंट, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसे कुछ डिवाइसेस में होता नहीं। समझा क्या? तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस वक्त हम बोलेंगे उसको नॉन लीनियर डिवाइसेस कहेंगे। नॉन लीनियर डिवाइसेस ऐसे कहेंगे, जिसमें क्या होता है कि करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज भी है, पर वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं रहता। या तो करंट ज्यादा रह जाता है, वोल्टेज कम रह जाता है, या तो वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, करंट कम रह जाता है, दोनों बराबर प्रोपोर्शनल में चेंज नहीं होता रहता है। ऐसे वाले डिवाइसेस को बोलते हैं नॉन लीनियर डिवाइसेस। और इनका ग्राफ कैसे रहेगा देखो, अगर हम ले लो, मान के चलो कि यहाँ पर हमने वोल्टेज ले लिया और यहाँ अगर करंट ले लिया, समझो आप कैसे भी ले सकते हो, इस पे करंट लो इस पे वोल्टेज लो चलेगा। पर ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसे वैसे जा रहा है, एकदम लीनियर नहीं हो रहा है जैसे इसकी तरह। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लीनियर डिवाइसेस। जिस डिवाइसेस में ये ओम्स लॉ दिखेगा उसे कहते हैं लीनियर डिवाइसेस। समझा क्या? क्लियर हो रही है? पक्का? और यहां क्या होगा, इधर देखो, ये क्या है, जिस डिवाइसेस में करंट वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज यहां तक चेंज हुआ, करंट यहां तक, उसके बाद देखो वोल्टेज आगे बढ़ गया लेकिन करंट वापस कम हो गया, है कि नहीं? तो ऐसे जो चेंजेस है जो फिक्स नहीं है, लीनियर में नहीं है, जिन डिवाइसेस में ऐसा देखने को मिलता है उन्हें कहते हैं नॉन लीनियर डिवाइसेस। समझा? इसके एग्जांपल के लिए हमने क्या कहा था कि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इसके एग्जांपल हो गए। दूसरा आप बोल सकते हो कि वैक्यूम ट्यूब्स, ये वाले। या तीसरा आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जंक्शन डायोड, जैसे यहाँ पर जेनर डायोड होते हैं, जंक्शन डायोड, इनके अंदर ये सब नॉन लीनियर डिवाइसेस है, जिनके अंदर जो होगा ओम्स लॉ ओबे नहीं करते, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करने वाले डिवाइसेस है। क्लियर है? या दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे थर्मिस्टर्स, इनके अंदर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, तो जो ग्राफ वहां पर बनेगा वो नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा, और ये है लीनियर ग्राफ जिसमें ओम्स लॉ फॉलो होते हैं।
जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, कॉपर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, इनके अंदर ओम्स लॉ फॉलो होता है, इनके अंदर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। अब इनमें क्या होगा देखो, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज निकाला समझो। अब आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, आप इसको नीचे भेजो, वोल्टेज अपॉन करंट होना चाहिए जनरली। लेट्स से अगर यहाँ का वोल्टेज मैंने कुछ लिया V और यहाँ इसके टाइम पे करंट कुछ है I, तो R अपॉन यहाँ पर क्या किया, V अपॉन I किया, V अपॉन I क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। समझा क्या? इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें वोल्टेज है ना चेंज होते रहेंगे। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि जो R है वो लिमिट डेल्टा I टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, मतलब चेंज होगा, एरर आएगा, इनके वोल्टेज में एरर आएगा, यानी कि dV अपॉन डी आई। अब इसका मतलब समझते हैं, इनका जो भी वोल्टेज है, लेट्स से इसका वोल्टेज V होना चाहिए था और V कितना होना चाहिए था, 5 वोल्टेज, लेकिन इसमें एरर आ रहा है। एरर कितना आ रहा है, चलो डेल्टा V का जो एरर आ रहा है वो 0.5 है समझो। तो आप डेल्टा V का है ना हाफ करो, तो 0.5 का अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो इसमें जो पोटेंशियल आने वाला है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V जो दिखने वाला है वो कैसा रहेगा पता है, V माइनस डेल्टा V अपॉन 2 रहेगा, या तो V प्लस डेल्टा V अपॉन 2 रहेगा। मतलब देखो डेल्टा V अपॉन 2 कितना है, 0.25 और V कितना है 5 में से 0.25 जाएगा तो 4.75, और इसमें देखो ये 5 है और 0.25 ऐड करो इसमें तो ये आएगा 5.25 आएगा। यानी कि इधर का जो पोटेंशियल होगा ना वो वैरी करेगा, किसके किसके बीच में, इससे इसके बीच में, यानी कि 4.75 से लेकर 5.25 के बीच में वैरी करेगा, फिक्स नहीं रहेगा, इधर उधर वोल्टेज का डिफरेंस आता रहेगा। समझ में आ रही है? तो ये है ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा तब ग्राफ कैसे बनेगा वो वाला, और ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए जो ग्राफ बनेगा वो। आइडियली देखा जाए तो सीधा होना चाहिए था, बट 100% परफेक्ट डिवाइसेस नहीं मिलते, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है, यानी कि ये वाले ऐसा दिखता है। जो गुड कंडक्टर्स है उनके ओम्स लॉ का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो समझ में आ गया यहाँ पर, बस इतना। अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसको हटा लेते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया कि जैसे मैंने मान लो कि फ्लैश लाइट लिया, ठीक है, और फ्लैश लाइट में हमने बैटरी कनेक्शन कर दिया, और जो बैटरी कनेक्शन किया वो 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसका, जो बल्ब हमने लगाया है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, और वो आ रहा है 3 ओम का आ रहा है समझो, ठीक है। तो आप करंट कैसा निकालोगे, V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला है, तो यहाँ I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V अपॉन आर। तो I इज इक्वल टू V है 9 वोल्टेज की बैटरी और R है 3, तो यहाँ पर देखो इसको निकाल देते हैं, ये कितना रहेगा 3, यानी कि 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है। इसका मतलब बल्ब में जो करंट फ्लो होने वाला है वो 3 एम्पेयर का करंट फ्लो होने वाला है। सो कहने से यहाँ पर 3 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू अ बल्ब। समझा सर? यहाँ पे टू मेक इट ग्लो, उसको ग्लो करने के लिए, यानी कि ब्लो करने के लिए इतना करंट कैरी होगा। तो जस्ट इसका एग्जांपल है, ओम्स लॉ आपको पता है, उसका एग्जांपल लिया है हमने। क्लियर हो गई? अब जरा देखो इसको कैसे एनालॉजी कैसे करोगे, मतलब इस टॉपिक को कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर करने के लिए सिंपल तरीका बताता हूँ। यहाँ देखो हमने क्या किया, एक पाइप ले लेते हैं, इधर पाइप ले लिया, अब पाइप में पानी है समझो ऐसे, ठीक है, और यहाँ क्या किया हमने, ये वायर लिया जिसमें हमने करंट को फ्लो कराने वाले, क्या थे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स थे, जो यहाँ सब जगह क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई इधर जा रहा था, इस तरह है ना, ऐसे थे। इसमें पानी भर दिया। अब हमने इसमें क्या कनेक्शन किया था, बैटरी कनेक्शन किया, और यहाँ की लगा दिया जो कि स्विच ऑन करने वाले हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम क्या कनेक्शन करें, यहाँ पंप लगा लेते हैं, दिस इज अ पंप, और इसके लिए भी क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ स्विच लगा लेते हैं ऐसे। जैसे यहाँ पर पानी भरा है वैसे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट।
अब क्या करेंगे, ये पंप क्या करेगा, यहां से प्रेशर देगा, यानी कि इधर से क्या आएगा, वाटर प्रेशर आएगा, वाटर प्रेशर आएगा। वैसे यहां पर बैटरी क्या करने वाली है, वोल्टेज देने वाली है, तो यहां जो रहेगा वोल्टेज आएगा। राइट, समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो पानी निकल के यहां से भागेगा, यानी कि 1 सेकेंड में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होगा, यानी कि रेट ऑफ फ्लो, यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो, या फिर हम बोल देंगे यहां पर अमाउंट ऑफ फ्लो, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। जैसे कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहां से बाहर निकलेगा, उतना यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाएगा, दैट इज करंट। जैसे यहां पर अमाउंट ऑफ वाटर क्या बता रहा है, किसके साथ कंपेयर करोगे, करंट के साथ। और जैसे यहां पर वाटर का प्रेशर आ रहा है, वैसे यहां पर वोल्टेज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और जैसे आपने यहां पर पंप लगा लिया है, वैसे आप यहां पर क्या लगा रहे हो, बैटरी लगा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब जरा देखो, जब ये यहां से जा रहे हैं तो यहां का एरिया है छोटा सा, उसके अंदर से निकलेंगे, बाकी बीच में एटम्स है, तो एटम से टकराते हुए जाएंगे, टकराते हुए जाएंगे मतलब ऑपोजिशन होगा, रुकावटें आएगी मतलब रेजिस्टेंस होगा, रुकावटें आ रही है मतलब रेजिस्टेंस, इधर भी तो रुकावटें आएगी, है ना। पानी के लेयर से टकराएंगे, आगे पानी जा रहा है, पीछे का लेयर जा रहा है, वो आपस में क्या करेंगे, पानी का लेयर ये, दूसरा पानी का लेयर, तीसरा पानी का लेयर, इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है। फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है मतलब कि ऑपोजिशन बन रहा है। ऊपर जो ये पाइप है, पाइप के सरफेस से भी टकराएंगे, उससे भी फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है। फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है मतलब क्या, रेजिस्टेंस बन रहा है, ऑपोजिशन बन रहा है। कंपेयर कर लीजिए आप ऐसे, क्लियर हो गई। और एक बात हमेशा याद रखना कि देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल ये है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं तो इसमें जो भी ऑपोजिशन आ रहा है वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। और हम लगा लिए बैटरी, और इस तरह यहाँ पर करंट फ्लो होने वाला है। याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ आ रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनते, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो इस वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्रिएट हो रही है, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या बताएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बताएंगे। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनती है। आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आप पढ़ोगे तब आपको समझ जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। समझो, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को दूर भेजता रहता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा अपनी तरफ खींचता रहता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ बनती है, तो ये वाला कनेक्शन होगा। क्लियर हो गई। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।